नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात बैटल ऑफ बोर्ड की। निकाय के अध्यक्ष के लिए मतदान चल रहा है। 1 घंटा और 60 मिनट और 60 मिनट के बाद परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। निकाय के अध्यक्ष का मतदान, निकाय के अध्यक्ष के लिए मतदान चल रहा है। दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। 197 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज सामने आ जाएगा। 20 जिलों की 87 निकायों में मतदान चल रहा है। अजमेर नगर निगम चुनाव वोटिंग के दौरान निगम के बाहर नारेबाजी हुई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस समर्थकों ने नगर निगम के बाहर नारेबाजी की। अंदर घुसने को लेकर इनकी बहस हुई और जिसके बाद दोनों ही पार्टी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस बल ने मोर्चा संभाल लिया। अजमेर से अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक और नारेबाजी क्यों? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी पार्षद चुन के आए थे आपको आवाज मिल पा रही है सुमित मेरी? हाँ बिल्कुल, अभिजीत बोलिए। देखिए सुमित, ऐसा है कि भाजपा और कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद थे, ये बसों में अंदर आ रहे थे। बीजेपी 3 छोटी बसों के जरिए अपने पार्षदों को अंदर ला चुकी थी। उसके बाद पीछे से कांग्रेस की एक बड़ी बस जो है वो अंदर आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ जो थे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद थे और उनको अंदर नहीं लाने पर बीजेपी के कुछ समर्थक जो निगम के बाहर खड़े थे उन्होंने इसका विरोध जताया था। इसको लेकर दोनों ही पक्षों में जमकर नारेबाजी हुई थी, लेकिन चूंकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था, आला अफसरों ने पूरे मामले को शांत कराया। फिलहाल मतदान प्रक्रिया जो है मेयर पद के लिए शांतिपूर्ण रूप से की जा रही है। 3 वोट जो है 80 में से अभी भी डलना बाकी है और निकी तुनवाल जो है निर्दलीय जीत के आए हैं, कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़े थे, वो इस वक्त आ चुके हैं। तो 80 में से 2 वोट का अभी भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि अभी भी करीब 55 मिनट का वक्त जो है वो बाकी बचा हुआ है। भाजपा जो है अपने तमाम, अरुण चतुर्वेदी जो चुनाव के प्रभारी हैं, वो बकायदा लीड करते हुए तमाम पार्षदों को, बीजेपी के पार्षदों को 3 बसों में लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। उसके पीछे जो कांग्रेस की बस है उसमें भी तमाम जो शहर कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, चाहे ललित भाटी हो, हेमंत भाटी हो, महेंद्र सिंह रलावता हो, निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन हो, तमाम लोग जो हैं बड़े नेताओं के साथ अपने पार्षदों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त मतदान प्रक्रिया जारी है और 80 में से 2 वोट अभी भी गिरना बाकी हैं। मैजिक फिगर की अगर हम बात करेंगे तो भाजपा स्पष्ट बहुमत में पहले ही आ चुकी है। 41 पार्षद चाहिए अपना बोर्ड बनाने के लिए, मेयर बनाने के लिए। भाजपा के 48 जो हैं वो जीत के पहले ही आ चुके हैं। इस लिहाज से ज्यादा बड़ा उलटफेर होने की संभावना कम है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि जो 18 पार्षद कांग्रेस के जीत के आए हैं, ये फिगर कांग्रेस के पक्ष में 18 से ज्यादा पहुंचेगा और जो निर्दलीय हैं उन निर्दलियों का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अभी भी मेयर बना पाने में लेकर कांग्रेस जो है वो क्लियर नहीं है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर प्रियशील हाड़ा की पत्नी ब्रजलता हाड़ा, वो आसानी से मेयर पद का चुनाव जो है वो जीत जाएंगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा बाद में होगी, लेकिन जो नंबर गेम है उस नंबर गेम में कांग्रेस जो है वो बहुत पीछे अभी दिखाई दे रही है। और जिस तरह की तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं नगर निगम में, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज भी कह रही है कि किस तरह से जो शोल्डर डाउन है, खासतौर से अगर मेयर इलेक्शन की बात करेंगे। हालांकि जो मैजिक फिगर है वो मैजिक फिगर तक कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही है। 2 कांग्रेस के नेता हैं वो दावा यही कर रहे हैं कि 18 हमारे जीत के आए हैं, लेकिन हमें 25 से 30 वोट मिल सकते हैं। लेकिन मैजिक फिगर अभी भी कांग्रेस की पहुंच से बहुत दूर है। सुनो, मैजिक फिगर कांग्रेस की पहुंच से दूर है। मुझे 2 चीज़ों के बारे में बताइए। क्या यहाँ पर भी कुछ बाड़ेबंदी जैसी कुछ तस्वीरें नजर आई थी? और दूसरा, ये निर्दलियों की क्या भूमिका रहने वाली है, रह सकती है या नहीं रह सकती? देखिए, बाड़ेबंदी जाहिर तौर पर भाजपा के तमाम जो निर्वाचित पार्षद थे उन्होंने वो बाड़ेबंदी में ही रहे थे और बाड़ेबंदी से ही आज
अरुण चतुर्वेदी जो चुनाव के प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में ही यहाँ पर पहुंचे थे। अलबत्ता कांग्रेस ने अपने किसी भी पार्षद की बाड़ेबंदी नहीं की थी। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका यकीन है और यही कारण है कि उन्होंने अपने पार्षदों को उनके मनोविवेक के आधार पर खुला छोड़ा हुआ था। लेकिन कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं चूंकि मेयर इलेक्शन में फिगर उसका इतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन डिप्टी मेयर का इलेक्शन जो कल होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा आशान्वित और बहुत ज्यादा इस भरोसे में लग रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खाने में जो डिप्टी मेयर के कई सारे नाम निकल उसका फायदा कांग्रेस जो है वो उठा सकती है। लेकिन कांग्रेस की ओर से डिप्टी मेयर का कैंडिडेट कौन होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि नगर निगम में उपायुक्त रहे हैं गजेंद्र सिंह रलावता जो कुछ समय पहले ही रिटायर्ड हुए थे और कांग्रेस को चुनाव ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर गजेंद्र सिंह रलावता को है तो किसी बड़े संभावनाओं को हम जीवित रख सकते हैं। अदरवाइज डिप्टी मेयर का इलेक्शन भी बीजेपी एक तरफा ही। हाँ देखिए अभिजीत, देखिए मेयर पद के लिए तो आप बता रहे हैं कि भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है सीट और लगभग तय मानी जा रही है जीत भाजपा की। कल का चुनाव भी बेहद अहम रहने वाला है, उसमें क्या रहने वाला है, क्या होगा? देखिए डिप्टी मेयर का पद जो है वो आरक्षित नहीं होता है। इस लिहाज से किसी भी वर्ग का कैंडिडेट जो है डिप्टी मेयर के लिए अपनी दावेदारी दिखा सकता है या पार्टी की ओर से उसे टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम नगर निगम के इतिहास को देखेंगे तो पिछले 2 बार के जो मेयर रहे हैं भाजपा से धर्मेंद्र गहलोत, ये दोनों बार जो है जब मेयर की सीट जनरल के लिए थी तब ये ओबीसी वर्ग से आते हैं धर्मेंद्र गहलोत और इनको पार्टी ने मेयर कैंडिडेट बनाया था और दोनों बार जनरल की सीट को सुपरसीड करते हुए ओबीसी वर्ग के नाते मेयर बने थे। तो ऐसे में अब जब मेयर की सीट जो है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है तो ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से ये आवाज बहुत तेजी से चल रही है कि डिप्टी मेयर जो है वो जनरल कैटेगरी का होना चाहिए। इसमें देखिए 2 चीजें और भी काम कर रही हैं कि भाजपा की ओर से जितने भी चुनाव से पहले डिप्टी मेयर के दावेदार थे वो तमाम लोग जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में जो बीजेपी के अंदर की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प और रोचक इस लिहाज से भी हो रही है कि किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए अभिजीत, संक्षिप्त में जो तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बस जा रही है, पुलिसकर्मियों ने घेरा हुआ है, कई लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तस्वीरें कितनी देर पहले की है और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर सामान्य है? हाँ देखिए ये जो तस्वीरें आप जैसे को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें 15 से 20 मिनट पहले की हैं जब बीजेपी की 3 छोटी बसें अंदर प्रवेश कर चुकी थी और उसके पीछे पीछे कांग्रेस की एक बड़ी बस आ रही थी। उसको लेकर ये कुछ देर के लिए गहमा गहमी हुई थी। फिलहाल मौजूदा स्थिति जो है बहुत शांतिपूर्ण यहाँ पर है। तमाम जो 80 पार्षद हैं उनमें से 78 जो है अब तक अंदर आ चुके हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। 2 पार्षदों का और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, दोनों ही निर्दलीय पार्षदों का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और राजसमंद से भी बड़ी खबर आ रही है, नगर परिषद में अशोक पार्क सभापति बन गए हैं। नगर परिषद में अशोक पार्क बने सभापति। कांग्रेस के अशोक टाक को मिले 27 वोट, बीजेपी के हिम्मत कुमावत को मिले 18 पार्षदों का समर्थन। चूरू से बड़ी खबर, चूरू से भी बड़ी खबर, रतनगर में बीजेपी का बना बोर्ड, अध्यक्ष पद पर बीजेपी के सत्यनारायण की जीत। बीजेपी को मिले 13 वोट, कांग्रेस को 7 वोट मिले हैं। 2 निर्दलीयों ने भी बीजेपी का ही किया समर्थन। प्रतापगढ़ से खबर, छोटी सादड़ी में कांग्रेस का बोर्ड, कांग्रेस की फातिमा बोहरा को 15 वोट मिले हैं। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा दी है। बीजेपी के एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग की है। और मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी की चेयरमैन बनी है। नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा, अलका कंदोई चेयरमैन बनी है। आरएलपी से निकाय प्रमुख ये बनी है अलका कंदोई। पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। जनता और चुनाव में सहयोगी टीम का भी आभार जताया। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर,
नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा, अलका कंदोई बनी चेयरमैन। पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी संयोजक ने, हनुमान बेनीवाल ने इन्हें ट्वीट कर बधाई दी। नागौर की मुंडवा नगर पालिका में आरएलपी का कब्जा। तो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से तस्वीरें कुछ आपको दिखाएंगे, परिणाम आपको कुछ बताएंगे, क्या कुछ चल रहा है ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रमोद तिवारी भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए, सतवीर बीकानेर से जुड़े हैं और चूरू से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्या अपडेट लेकर आ रहे हैं आप? सुमित, भीलवाड़ा नगर परिषद सभापति के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाठक 45 वोट लेकर अध्यक्ष बन चुके हैं। कांग्रेस के ओम नारायणवाल को 25 वोट मिले हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी 31 और 14 निर्दलीयों का समर्थन प्राप्त करने में सफल हुई है। भीलवाड़ा जिले की 7 नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 5 जगह अपनी जीत दर्ज की है। कांग्रेस को केवल 1 गुलाबपुरा में विजय मिली है। साथ ही साथ गंगापुर में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 2 चुनाव से अपना बोर्ड बनाती आ रही थी भीलवाड़ा नगर परिषद में, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के राकेश पाठक 45 वोटों से चुनाव जीते हैं। कांग्रेस के ओम नारायणवाल को 25 वोट मिले हैं। सबसे बड़ी बात है कि 14 निर्दलीयों को अपने पक्ष में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं 3 बार यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आए, विठल शंकर अवस्थी हमारे साथ है। इस जीत को क्या कहेंगे? 14 निर्दलीय को अपने साथ लाए आप। ये एक बहुत शानदार जीत है और इस जीत का श्रेय मैं वास्तव में हमारे मोदी जी और उनकी विचारधारा को देता हूँ। निर्दलीय होते हुए भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समर्थन दिया है और सारे जितने निर्दलीय जीते थे उनके जितने कार्यकर्ता लगे हुए थे उन्होंने उनको मजबूर कर दिया था कि आप बीजेपी छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर आप वोट देंगे तो बीजेपी के पक्ष में ही देंगे। ये जनता में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन कितना मजबूती से है ये प्रदर्शित करता है। पर चुनाव में तो वो विचारधारा छोड़ के आपके सामने चुनाव लड़ रहे थे। वे चुनावी मतभेद अलग होते हैं लेकिन वैचारिक मतभेद नहीं है हमारे। चुनावी मतभेद, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, वो क्षणिक होते हैं, लेकिन विचारधारा क्षणिक नहीं होती। सुमित, अब तक तो मनभेद और मतभेद की बात सुन रहे थे, अब एक चुनावी मतभेद और विचारधारा का बिल्कुल प्रमोद, मैं इनसे परिभाषा जानना चाह रहा था। चुनावी मतभेद और वैचारिक मतभेद में अंतर क्या होता है, ये थोड़ा समझने। चुनावी मतभेद पहली बार कोई शब्द आया है? पहली बार हमारे जो सुमित गुप्ता हमारे एंकर वो पूछ रहे चुनावी मतभेद। चलिए प्रमोद, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगा आपके पास। स्मृति ईरानी संबोधित कर रही हैं, ले चलते हैं आपको। विश्व भर की अर्थव्यवस्था के लिए कई चुनौतियां लेकर आई। हमारे देश में भी जब ये महामारी आई तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प था कि एक भी गरीब भूखे पेट इस महामारी के चलते ना सोए। देश की 80 करोड़ जनता के लिए 8 महीनों के लिए सतत मुफ्त में राशन प्रदान किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से। यह भी कहना ठीक होगा कि विषम परिस्थितियों से जूझते हुए हिंदुस्तानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत पैकेज की भी घोषणा की। इसमें 1 लाख करोड़ एग्री इंफ्रा फंड, महिलाएं जो समूह में काम करती हैं उनके लिए क्रेडिट की राशि को 10 लाख से 20 लाख तक का बढ़ाना, एमएसएमई को हमारे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का समर्थन, बैंक की व्यवस्थाओं से इसको प्रतिस्थापित करना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सतत
जनता की, उद्योग की, किसान की, महिला की और नौजवानों की मदद नरेंद्र मोदी सरकार ने की। हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ, सर्वस्पर्शी वो बजट राष्ट्र के नवनिर्माण में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी सशक्त करते हुए 2,23,000 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, देश में कई कस्बों में, कई जिलों में लैब की व्यवस्था की दरकार थी। देश में कई ब्लॉकों में क्रिटिकेयर हॉस्पिटल की दरकार थी। चुनौतियों के समय में देश जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व तले एकजुट होकर खड़ा रहा, उसी राष्ट्र के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख और घोषणा इस बजट में की गई। हमारे राष्ट्र में सड़क निर्माण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष कैपिटल एक्सपेंडिचर की दृष्टि से मात्र सड़क निर्माण में 1 लाख करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का आवंटन देखा। जल जीवन मिशन अपने आप में स्वतंत्र भारत में हर गरीब परिवार तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का मिशन है। इस मिशन के अंतर्गत विशेष ग्रामीण अंचल में अब तक 2,30,00,000 से ज्यादा परिवारों तक इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य मोदी सरकार ने किया। हाल के इस बजट में आवंटन शहरी इलाकों में भी जल जीवन मिशन को प्रतिस्थापित करने का हम सबने देखा। हमारे देश में विशेषतः वो गरीब परिवार जिसमें बहनें रसोई में हर दिन धुएं से संघर्ष करती, उन परिवारों में से 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार में स्वच्छ ईंधन प्राप्त किया। हाल का आत्मनिर्भर भारत बजट, एक महिला होने के नाते मैं आनंदित हूं कि उस बजट में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1 करोड़ नए परिवारों को जोड़ने की एक नई कल्पना को हम सबने देश की संसद में प्रस्तुत होते देखा। कृषि कल्याण की दृष्टि से माइक्रो इरिगेशन फंड को वित्त मंत्री जी ने दुगना किया। मोदी सरकार में किसान और डिजिटल इंडिया का स्वप्न साकार तब हुआ जब लगभग 1,70,00,000 किसान इनाम की डिजिटल मार्केटिंग व्यवस्था से जुड़े। इन 1 करोड़ लगभग 70 लाख किसानों ने एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रेड अपनी उपज का ई-नाम प्लेटफॉर्म पर किया। हाल ही के आत्मनिर्भर भारत बजट में ई-नाम की व्यवस्था को अब और भी विस्तार किया जाएगा। देश की 1,000 और मंडियां ई-नाम से जोड़ी जाएंगी। हमारे ग्रामीण अंचल में विशेषतः। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।